हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंथुसियाज्म बायोलॉजी क्लासेस ईबीसी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे सुरक्षित एवं असुरक्षित पीरियड के बारे में, यानी कि सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड के बारे में बात करेंगे। अभी जो सेफ और अनसेफ पीरियड यानी कि सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का जो बात करते हैं हम लोग, ये किन के लिए बात करते हैं। जैसे कोई दंपति है, कोई कपल्स है, चाहे वो विवाहित कपल्स हो चाहे वो अविवाहित कपल्स हो, ये कपल्स जब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, या जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि सेक्स करते हैं, तो किस दौरान उस कपल्स में जो लड़की होती है, जो महिलाएं होती है, उसकी गर्भवती होने की संभावना होती है और कब संभावना नहीं होती है। तो जिस दौरान गर्भवती होने की संभावना होती है उसे हम लोग असुरक्षित पीरियड कहते हैं, जबकि जो गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है उसे हम लोग सुरक्षित पीरियड कहते हैं, यानी कि सेफ पीरियड कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आप सभी को काम आने वाले हैं, जितने भी दंपति हैं, है ना, जो या दंपति होने वाले हैं, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, उनका बात करेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो सुरक्षित अवधि जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो इनफर्टाइल पीरियड को सुरक्षित अवधि किसे कहा जाता है, इनफर्टाइल पीरियड को। और इनफर्टाइल पीरियड होता क्या है, तो शारीरिक संबंध बनाने योग्य होता है, वैसा अवधि जो शारीरिक संबंध बनाने योग्य होता है, अर्थात सेक्स करना सुरक्षित माना जाता है, उसे हम लोग इनफर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्योंकि इस दौरान, इस अवधि के दौरान जो है महिला को गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है। तो इस दौरान दंपति जो है क्या कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। इस दौरान महिलाओं का गर्भवती होने का जो संभावना होता है वो नहीं होता है। जबकि ये जो असुरक्षित अवधि होता है इसे हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको फर्टाइल पीरियड, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने योग्य ये अवधि, ये पीरियड जो होता है वो नहीं होता है, अर्थात सेक्स करना सुरक्षित नहीं माना जाता है, वह सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि इस अवधि के दौरान महिला के गर्भवती होने की संभावना होती है। तो महिलाओं के जो गर्भवती होने की संभावना होती है उसे हम लोग असुरक्षित अवधि कहते हैं। जबकि महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना जब नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुरक्षित अवधि कहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कब महिलाएं गर्भवती हो सकती है और कब महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है। तो यदि महिलाएं गर्भवती हो सकती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग असुरक्षित अवधि कहते हैं। जबकि जिस दौरान महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती है उसे हम लोग सुरक्षित अवधि कहते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सुरक्षित अवधि और असुरक्षित अवधि को हम लोग निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले किसका पता लगाना होता है, तो सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले मासिक चक्र की अवधि तथा ओव्यूलेशन की अवधि का पता लगाना पड़ता है। मासिक चक्र की अवधि एवं ओव्यूलेशन की अवधि का पता लगाना होता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि कौन सा पीरियड असुरक्षित होगा और कौन सा पीरियड सुरक्षित होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मासिक चक्र की अवधि। अभी सवाल आता है कि मासिक चक्र की अवधि का पता कैसे लगाएं, मासिक चक्र की अवधि का पता कैसे लगाएं। तो देखो बच्चों कि मासिक चक्र की जो औसतन अवधि होती है वो 21 से 35 दिनों की हो सकती है, वो 21 से 35 दिनों तक हो सकती है। किसी भी महिलाओं का जो औसतन मासिक चक्र की जो अवधि हो सकती है वो 21 से 35 दिनों का हो सकता है। तो यदि किसी महिलाओं का, यदि हमें औसत मासिक चक्र निकालना होता है, यदि किसी महिला का हमें औसत मासिक चक्र निकालना होता है तो कम से कम हम उस महिला का 3 महीने का मासिक चक्र लेते हैं। कितने महीने का मासिक चक्र लेते हैं, 3 महीने का मासिक चक्र लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पर, ये जनवरी 2026 का कैलेंडर है, ये जनवरी 2026 का कैलेंडर है। पहली बात तो हमें मासिक चक्र की अवधि का पता लगाने के लिए हमें एक कैलेंडर की आवश्यकता होती है। तो ये देख लो, एक कैलेंडर लिए हुए हैं, ये जनवरी 2026 महीने का जो है एक कैलेंडर है। इसमें से देखो कि किसी भी महिलाओं में जो मासिक चक्र जो होता है वो हम अभी बताएं कि वो 21 से 35 दिनों का हो सकता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके मासिक चक्र एग्जैक्ट जो है वो कितने दिनों का होता है, तो उसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कैलेंडर लिया। अब मासिक चक्र की शुरुआत कब होती है और कब समाप्त होती है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो यदि मान के चलो किसी
ये महिला ने जनवरी महीने का एक कैलेंडर लिया, उसमें से जब महिला को मान के चलो कि 1 तारीख को ब्लीडिंग हुआ, कितने तारीख को ब्लीडिंग हुआ, 1 तारीख को ब्लीडिंग हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स आना। तो 1 तारीख को यदि पीरियड्स आया, और ये जो पीरियड्स होता है वो एवरेज 3 से 5 दिनों का होता है। ये पीरियड्स एवरेज कितने दिनों का होता है, तो 3 से 5 दिनों का होता है। तो मान के चलो किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड होना शुरू हुआ, 1 तारीख को हुआ तो उसको मार्क कर देना है। 1 तारीख को मार्क कर दिए, दूसरे दिन भी पीरियड होगा, ब्लीडिंग होगा, दूसरे दिन भी मार्क कर दिए, तीसरे दिन भी मार्क कर दिए, चौथे दिन भी मार्क कर दिया, 5वें दिन भी मार्क कर दिया। यानी कि इस महिला को कितने दिनों तक पीरियड हुआ, 5 दिनों तक पीरियड हुआ। पहले तारीख को, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 जनवरी तक जो है इसको पीरियड्स हुआ। क्योंकि महिलाओं में जो ये पीरियड्स होते हैं ये एवरेज ये 3 से 5 दिनों का होता है, किसी में 6 दिनों का भी होता है, किसी में 7 दिनों का भी होता है, लेकिन एवरेज जो पीरियड होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है। तो मान के चलते हैं कि इस महिला को जो है कितना दिन पीरियड हुआ है, 5 दिन पीरियड हुआ है। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को पीरियड हुआ। फिर यहाँ पर इसका ब्लीडिंग होना बंद हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो पहले तारीख को फुल फ्लो ऑफ ब्लड निकलता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में योनि मार्ग से क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ये पीरियड्स आया है। क्या आया बताओ, ये पीरियड्स आया हुआ है। तो जिस दिन पीरियड शुरू होता है उस दिन हम लोग कैलेंडर को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो पहले तारीख को कैलेंडर से मार्क कर दिए, फिर दूसरे दिन भी पीरियड्स आया, तीसरे दिन भी आया, चौथे दिन भी आया और 5वें दिन भी आया, तो हम लोगों ने मार्क कर दिया। फिर 5 तारीख तक जो है पीरियड्स आया, फिर उसके बाद पीरियड्स होना बंद हो गया, ब्लीडिंग होना क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद ब्लीडिंग होना बंद कब तक रहा, 27 जनवरी तक रहा। कब तक रहा बताओ, 27 जनवरी तक रहा। और फिर उसके अगले दिन 28 जनवरी को जो है फिर से उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, पीरियड्स होना स्टार्ट हो गया। तो मासिक चक्र की अवधि जो लोग इसका निकालेंगे वो कब तक निकालेंगे, तो पहला दिन जो मासिक चक्र स्टार्ट हुआ था वो पहले दिन ब्लीडिंग से होता है शुरू। उसका काउंटिंग कब से होता है बताओ, पहला दिन जो ब्लीडिंग हुआ था उस दिन से काउंटिंग होता है। और लास्ट अगला जो फिर ब्लीडिंग होगा, यानी कि 5 दिन तक तो होगा ही, उसके बाद जो बीच में रुकेगा, फिर अगला जो ब्लीडिंग होगा वो 28 तारीख को जो हुआ उसके पहले तक का अवधि, यानी कि ये जो 27 तारीख है, कौन तारीख बताओ, ये जो 27 तारीख तुम देख रहे हो, यानी कि 27 जनवरी का हम लोग बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बताओ, 27 जनवरी का बात कर रहे हैं। तो पहले दिन से लेकर जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था वो 5वें दिन तक ब्लीडिंग हुआ, फिर कुछ समय तक वो ब्लीडिंग रुका और फिर 28वें दिन ब्लीडिंग हुआ। तो 28वें दिन से पहले, यानी कि नेक्स्ट जो ये ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो रहा है ना, उसके एक दिन पहले की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, मासिक चक्र की कुल अवधि। तो मासिक चक्र की कुल अवधि कहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो पहले दिन से जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट जो ब्लीडिंग 28 तारीख को हुआ है उससे एक दिन पहले, यानी कि 27 तारीख को। कौन सा तारीख को बताओ, तो 27 तारीख तक के अवधि को ही हम लोग कहते हैं मासिक चक्र की अवधि। क्या कहते हैं बताओ, मासिक चक्र की कुल अवधि कहते हैं। तो मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की हो जाएगी बताओ, 27 दिनों की हो जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा है मासिक चक्र की कुल अवधि कितने दिनों की, 27 दिनों की। जबकि हम लोगों को क्या निकालना है, किसी भी महिलाओं का मासिक चक्र का औसतन अवधि निकालना है। और औसतन अवधि निकालने के लिए हम लोग कितने दिन का मासिक चक्र हम लोग निकालते हैं बताओ, तो कम से कम 3 महीने का। तो हम लोग पहले महीने का निकाल लिए और पहले महीने का जो है मासिक चक्र का जो कुल अवधि निकला वो कितने दिनों का निकला, वो 27 दिनों का निकला। फिर हम लोग जो है क्या करेंगे कि जनवरी का तो निकल गया, अब हम लोग फरवरी महीने का कैलेंडर लेंगे। अब फरवरी महीने में क्या कैलेंडर क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है वो 28 जनवरी को दोबारा हुआ है, यानी कि 28 जनवरी को यदि दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है तो यानी कि पीरियड जो स्टार्ट 28 जनवरी को दोबारा हुआ है, यहां से ये दूसरा मासिक चक्र की शुरुआत है, ये दूसरे मासिक चक्र की शुरुआत है। और दूसरे मासिक चक्र में भी हम लोग एवरेज जो है कितने दिनों का इसका ब्लीडिंग हम लोग करेंगे, तो 3 से 5 दिनों का, यानी कि 5 दिनों का कर लेते हैं। तो 28 तारीख को ब्लीडिंग होगा, 29 तारीख को भी ब्लीडिंग होगा, 30 तारीख को भी ब्लीडिंग होगा, 31 तारीख को भी ब्लीडिंग होगा। और फिर अगला जब हम लोग फरवरी महीने का जो हम लोग कैलेंडर लेने वाले हैं, फरवरी महीने के 1 तारीख को भी ब्लीडिंग होगा। यहाँ पर देखो 1 तारीख को भी ब्लीडिंग हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पीरियड कब से स्टार्ट हम लोग बोल देंगे, हम लोग पीरियड यहाँ बोल देंगे कि नेक्स्ट जो पीरियड हुआ है स्टार्ट वो 28वें तारीख, 28वें यानी कि 28 जनवरी से हुआ है, 28वें दिन से शुरू हो चुका है। 28वां दिन पीरियड हुआ, ब्लीडिंग हुआ, 29वें दिन हुआ, 30वें दिन हुआ, 31वें दिन हुआ, फिर उसके बाद 1 फरवरी को भी हुआ और फिर पीरियड्स होना क्या हो गया, बंद हो गया, ब्लीडिंग होना बंद हो गया।
फिर ये बंद कब तक रहा, ये 24 फरवरी तक बंद रहा। ये कितने फरवरी तक बंद रहा बताओ, ये 24 फरवरी तक बंद रहा। और फिर जो अगला ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ वो 25 फरवरी को स्टार्ट हुआ। तो यानी कि 25 तारीख को जो ब्लीडिंग फिर से शुरू हुआ, इसका मतलब वो अगला मासिक चक्र का शुरुआत है। वो क्या बताओ, वो अगले मासिक चक्र का शुरुआत है। तो उससे पहले यानी कि 24वें तारीख तक का जो अवधि होगा, ये मासिक चक्र की कुल अवधि हो जाएगा। ये मासिक चक्र का क्या हो जाएगा बताओ, कुल अवधि हो जाएगा। तो कितने तारीख से स्टार्ट हुआ था ये बताओ, ये 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो 4 दिन 28, 29, 30, 31 यानी 4 दिन इधर हो गया और 24 दिन इधर हो गया फरवरी महीने का। तो 4 दिन जनवरी महीने का और 24 दिन फरवरी महीने का, तो 24 4 28 दिनों का। तो मासिक चक्र की कुल अवधि कितने दिनों का हो गया, 28 दिनों का हो गया। तो पहला जो मासिक चक्र का अवधि हम लोग निकाले थे वो 27 दिनों का निकाले थे, जबकि दूसरा मासिक चक्र का जो अवधि निकाले हम लोग 28 दिनों का निकाले। क्योंकि किसी भी महिला का जो मासिक चक्र का जो अवधि होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि यदि इस महीने में 27 दिन है, 27 दिनों का हुआ है तो अगले महीने में भी 28 दिन का होगा, उसके 27 दिनों का होगा, उसके अगले महीने में भी 27 दिनों का होगा, नहीं, उसके आगे पीछे हो सकता है। यदि 27 दिन का शुरू में हुआ था तो 28 दिन हो सकता है, 29 दिन हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो हम लोग उस किसी भी महिला का हम लोग मासिक चक्र का जो है 2 महीने का अवधि हम लोग निकाल चुके हैं। पहला जो जनवरी महीने का हम लोग लिए थे उसमें पहले तारीख से स्टार्ट हुआ था और वो 28वें तारीख तक जो है, पहला तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, फिर 28वें तारीख को ब्लीडिंग हुआ था। तो यानी कि पहला तारीख से लेकर ये जो मासिक चक्र का जो पहले का जो एक दिन अवधि होता है, ये 27वें दिन तक काउंटिंग होता है। तो इसका मासिक चक्र की कुल अवधि 27 दिनों का हो गया था। फिर इसमें हम लोग मासिक चक्र का अवधि कितने दिनों का निकाले, तो 28 दिनों का निकाले। कितने दिनों का, 28 दिनों का, जिसमें से 4 दिन ये हो गया था और यहाँ पर ये हमारा 24 दिन हो गया था फरवरी महीने का। 4 दिन जनवरी महीने का और 24 दिन फरवरी महीने का, तो 24 4 28 हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ 25वें तारीख को देखो, 25 फरवरी को फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है। और यदि 25 तारीख को फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि फिर से ये मासिक चक्र की शुरुआत है, फिर से ये अगले मासिक चक्र की क्या है बताओ, ये शुरुआत है। कौन सी तारीख से, तो 25 फरवरी से। अब ये ब्लीडिंग जो होगा उसी प्रकार से हम लोग कितने 3 से 5 दिनों का करें, 5 दिनों का हम लोग कर लेते हैं ब्लीडिंग। तो 25 फरवरी को ब्लीडिंग हुआ, 26 फरवरी को ब्लीडिंग हुआ, 27 फरवरी को ब्लीडिंग हुआ, 28 फरवरी को ब्लीडिंग हुआ। फिर उसके बाद कब होगा, 1 मार्च को। कब होगा ब्लीडिंग बताओ, 1 मार्च को। तो ये 5 दिनों का क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया, 5 दिनों का पीरियड्स हो गया। कौन कौन से तारीख को, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, और वो 1 मार्च तक ब्लीडिंग हुआ। 1 मार्च तक ब्लीडिंग हुआ, तो यानी कि 5 दिनों का ब्लीडिंग हो गया। फिर उसके बाद ब्लीडिंग होना क्या हो गया, बंद हो गया। अभी जो ब्लीडिंग हुआ, अगला ब्लीडिंग ये कब हुआ, तो 26 तारीख को शुरू हुआ। यानी कि अगला ब्लीडिंग जैसे शुरू होता है तो वो अगले मासिक चक्र की क्या होती है, शुरुआत होती है। और उससे पहले का जो अवधि होता है वो मासिक चक्र की कुल अवधि कहलाता है, यानी कि 25वें दिन तक काउंटिंग होगा। तो 25 दिन मार्च महीने का हो गया, और जबकि ये 4 दिन जो है 25 26 27 28 ये फरवरी महीने का हो गया। तो 4 और इधर ये 25, 4 25 कितना हो गया, 29 दिनों का। यानी कि इसमें जो मासिक चक्र की जो कुल अवधि आया वो कितने दिनों का आया बताओ, 29 दिनों का आया। कितने दिनों का, 29 दिनों का। तो किसी महिला ने जो कैलेंडर लिया था उसमें जो अपना मासिक चक्र का जो अवधि निकाला, पहले महीने का 27 दिन निकाला था, दूसरे महीने का 28 दिन और तीसरे महीने में 29 दिन। तो हमें मासिक चक्र की यदि औसतन अवधि निकालनी होती है तो कम से कम हमें कितने महीने का मासिक चक्र की कुल अवधि निकालना होता है, तो 3 महीने का, जिसमें पहला महीना का 27 दिन निकला, दूसरे महीने का 28 दिन और तीसरे महीने का 29 दिन। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले महीने का जो 27 दिनों का जो मासिक चक्र का जो अवधि निकला था, दूसरे महीने का 28 दिनों का और तीसरे महीने का 29 दिनों का, इनको हम लोग क्या करते हैं बताओ, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इनको जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है बताओ, टोटल 84 दिन। हम लोग 27 प्लस 28 प्लस 29 को यदि करते हैं तो टोटल कितना होता है बताओ, 84 दिन होता है। और ये जो 84 दिन का जो ये मासिक चक्र का जो अवधि हुआ, ये कितने महीने का हुआ, तो 3 महीने का हुआ। तो 3 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 84 दिन को हम लोग कितने महीने से डिवाइड कर देते हैं, 3 महीने से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कितना निकलता है, 28 दिन। तो ये जो मासिक चक्र की जो अवधि हुई उस महिला की, उसका मासिक चक्र की जो कुल अवधि का जो औसतन हुआ, वो औसतन कितने दिनों का हुआ था, 28 दिनों का। तो महिला कह सकती है कि मेरे जो मासिक चक्र का जो औसत अवधि होता है, औसतन अवधि होता है, वो कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। अब ये 29 दिनों का भी हो सकता है, कोई यदि महिलाएं निकालेगी तो उसका 29 दिनों का भी हो सकता है, तो किसी का
30 दिनों का भी होता है, लेकिन अक्सर जो महिलाओं का जो मासिक चक्र का जो हम लोग अवधि पढ़ते हैं वो कितने दिनों का पढ़ते हैं बताओ? 28 दिनों का पढ़ते हैं। हालांकि मासिक चक्र की अवधि 21 दिनों से लेकर 35 दिनों तक की हो सकती है, लेकिन हम लोग एवरेज जो पढ़ते हैं, औसतन जो हम लोग पढ़ते हैं वो कितने दिनों का पढ़ते हैं? तो हम लोग वो 28 दिनों का पढ़ते हैं। कितने दिनों का पढ़ते हैं बताओ? वो हम लोग 28 दिनों का पढ़ते हैं। तो 28 दिनों का ये जो हम लोग निकाले, क्या निकाले? मासिक चक्र की अवधि निकाले। हम लोग तुमको पता क्या करना है? हमें सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधियों का पता लगाना है। और सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का पता लगाने के लिए हम बताए थे कि मासिक चक्र की कुल अवधि निकालनी होती है एवं ओव्यूलेशन की अवधि निकालनी होती है। तो मासिक चक्र की जो अवधि हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग किसकी अवधि निकालेंगे? तो ओव्यूलेशन की अवधि निकालेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। किसे कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग? तो जब किसी महिलाओं के प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडाणु उसके अंडाशय से मुक्त होता है। ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी महिलाओं के प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान उसके अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होते हैं। उसके अंडाशय से क्या मुक्त होते हैं? एक अंडाणु मुक्त होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उसी का हमें अवधि निकालना होता है। तो पूरे मासिक चक्र की अवधि के दौरान जो है कुल 4 चरण होते हैं। मासिक चक्र की कुल अवधि के दौरान कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज, जिसमें हमारा 3 से 5 दिनों का ब्लीडिंग होता है। और एक होता है हमारा फोलिकुलर फेज यानी कि पुटकीय चरण होता है, जिसमें पुटिकाओं का विकास होता है। और वो फिर पुटिकाएं जो है वो फटकर अंडाणु मुक्त करता है, बाहर निकलता है, जिसे हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये तीसरा चरण है। फिर चौथा चरण होता है हमारा ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल चरण होता है, जो फिक्स होता है 14 दिनों का। जो फिक्स होता है कितने दिनों का बताओ? 14 दिनों का। तो मास ये अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन की अवधि का पता लगाने के लिए हमें करना क्या होता है? तो हमें मासिक चक्र की कुल अवधि लेना होता है। हमें मासिक चक्र की कुल अवधि लेना होता है और उसमें से हमें क्या घटाना होता है? तो ल्यूटियल चरण घटाना होता है। जो फिक्स होता है वो कितने दिनों का? 14 दिनों का। अभी हम लोग पता किए थे किसी भी महिला का मासिक चक्र का अवधि 3 महीने का, जिसमें पहले महीने का जो निकला था वो 27 दिनों का निकला था, दूसरे महीने में 28 दिनों का, जबकि तीसरे महीने में 29 दिनों का निकला था। तो उसमें हमें कितना माइनस करना होगा? सब में 14 माइनस करना होगा, क्योंकि जो ल्यूटियल चरण होता है ये फिक्स होता है 14 दिनों का। बाकी जो मासिक चक्र के जो 3 चरण होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये जो ल्यूटियल चरण होता है ये फिक्स होता है कितने दिनों का? 14 दिनों का। तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन का अवधि हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मासिक चक्र की जो कुल अवधि होती है उसको उसमें क्या घटा देते हैं हम लोग बताओ? ल्यूटियल चरण घटा देते हैं, जो फिक्स होता है कितने दिनों का? 14 दिनों का। तो महिला को जो पहला महीना का जो मासिक चक्र का जो अवधि निकला था वो 27 दिनों का निकला था। तो 27 से हम लोग कितना घटा देंगे? 14 घटा देंगे। तो यानी कि अंडोत्सर्ग की जो अवधि हुई वो कौन से दिन हुई? 13वें दिन। फिर उस महिला का जब लोग दूसरा महीने का जो मासिक चक्र लिए थे, निकाले थे, कितना दिनों का निकाले थे? 28 दिनों का। तो 28 हम लोग कितना घटा देंगे? 14 घटा देंगे। तो यानी कि अंडोत्सर्ग की जो अवधि निकला वो कौन से दिन? 14वें दिन। फिर उसके बाद तीसरे महीने का जो मासिक चक्र का जो अवधि निकला था वो 29 दिनों का निकला था। और यदि हमें ओव्यूलेशन की अवधि निकालना होगा तो 29 में -14 कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ? 29 में -14 कर देंगे तो 15वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। तो तुम यहां देख सकते हो कि पहले वाले में 13वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ, दूसरे वाले में 14वें दिन और तीसरे वाले में 15वें दिन। यानी कि हम लोग यदि इसका एवरेज निकाले, तो कितना एवरेज हो जाएगा बताओ? इसका एवरेज यदि होगा तो देखो 13 14 कितना हो गया? 27 और 15 42, और 42 भाग हम लोग यदि 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग होगा उसे औसतन अवधि माना जाएगा। उसे क्या माना जाएगा बताओ? अंडोत्सर्ग की औसतन अवधि माना जाएगा। कौन से दिन? 14वें दिन। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि मासिक चक्र की कुल अवधि, हम लोगों ने पता कर लिया क्या? तो हम लोगों ने अंडोत्सर्ग की अवधि का भी पता लगा लिया। तो उसके बाद अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसके बाद हम लोग अब सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का पता लगा सकते हैं। इसका पता लगा सकते हैं बताओ? सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का पता लगा सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम बताए थे। सुरक्षित अवधि को इनफर्टाइल पीरियड कहा जाता है। इनफर्टाइल पीरियड का मतलब होता है कि इस दौरान महिलाएं यौन संबंध बना सकती है, और क्योंकि इस दौरान महिलाओं की गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है। जबकि असुरक्षित अवधि किसे कहते हैं? फर्टाइल पीरियड को, जिस दौरान महिलाएं यौन संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि वो जो अवधि होता है उस अवधि के दौरान महिलाओं की गर्भवती होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए उस दौरान महिलाएं यौन संबंध नहीं बना सकती है, सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि
उस दौरान महिला की गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम लोग असुरक्षित अवधि कहते हैं। तो उसी का हम लोग पता लगाएंगे, उसका हम लोग पता लगाएंगे। देख लो यहाँ पर सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि का पता लगाएंगे। यहाँ पर देखो अभी हम निकाले थे कि मासिक चक्र की जो औसतन अवधि आया था, यहाँ पर कितने दिनों का अभी आया था बताओ, 28 दिनों का। तो ये देखो हम ये 28 दिनों का क्या किया है, साइकिल बनाए हुए हैं। कितने दिनों का ये साइकिल बनाए बताओ, हम 28 दिनों का ये साइकिल बनाए हुए हैं, है ना। जिसमें से देखो कि 28 दिनों का यदि साइकिल है, तो अभी हम बताए थे कि 28 दिनों का यदि साइकिल है तो अंडोत्सर्ग की यदि अवधि निकालना होता है हमें, तो 28 में माइनस कितना करते हैं, 14, यानी कि इसका 14वें दिन जो है, ये जो 14वां दिन है, क्या होगा यहाँ पर बताओ, अंडोत्सर्ग होगा। 14वें दिन क्या होगा बताओ, यहाँ पर अंडोत्सर्ग होगा। यहाँ पर देख लो 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। इसका पूरा नंबरिंग हम कर देते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो देख सकते हो ये 28, यानी कि ये 28 दिनों का जो है ये मासिक चक्र का कुल अवधि है। और ये 28 दिनों का मासिक चक्र का कुल अवधि है, और हमें अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन की अवधि निकालना होता है, तो उसमें माइनस कितना कर देते हैं, 14 कर देते हैं। तो 28 में 14 जाएगा तो 14 दिन हो जाएगा अंडोत्सर्ग, यानी कि 14वें दिन यहाँ पर क्या होने वाला है, अंडोत्सर्ग होने वाला है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है कि उस महिला के अंडाशय से अंडाणुमुक्त होगा, और वो अंडाणुमुक्त होकर वो कहाँ जाएगा, तो अंडवाहिनी में जाएगा। अंडवाहिनी के किस भाग में जाता है, तो एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में जाता है, एम्पुला या तुम्बिका वाले भाग में जाता है। तो उस दौरान जो है क्या होता है कि उस अंडाणु, अब सवाल आता है कि वो महिला जिसमें 14वें दिन अंडाणु कहाँ जा चुका है, वो बताओ, अंडवाहिनी में जा चुका है। कहाँ जा चुका है, अंडवाहिनी में जा चुका है। तो उस अंडाणु को कौन निषेचित करता है, शुक्राणु निषेचित करता है। तो कितने दिनों से कितने दिनों के बीच वो कर सकता है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि किसी महिला का 28 दिनों का मासिक चक्र है, तो उसमें हम बताएं कि 3 से 5 दिनों का क्या होता है बताओ, ब्लीडिंग होता है। 3 से 5 दिनों का क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। यानी कि पहला दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या होगा बताओ, ब्लीडिंग होगा, है ना। इस दौरान क्या होगा बताओ, ब्लीडिंग होगा। इस दौरान क्या होगा बताओ, ब्लीडिंग होगा, जिसे तुम कहते हो पीरियड्स आना। क्या आना बताओ, पीरियड्स होना। ब्लीडिंग होने का मतलब क्या है कि महिलाओं को पीरियड्स हो रहा है, और यदि पीरियड्स हो रहा होता है तो उस दौरान तो सेक्स करना असंभव है, मतलब असंभव क्या, उस दौरान सेक्स नहीं किया जाता है ना। क्योंकि उस दौरान यदि सेक्स कोई पुरुष या महिला आपस में करते हैं तो उस दौरान महिलाओं को जो है इन्फेक्शन होने की संभावना होती है इस दौरान। इसलिए ब्लीडिंग फेज के दौरान, यानी कि पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक जो पीरियड्स होता है उस दौरान तो सेक्स किया ही नहीं जाता है ना। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब ब्लीडिंग बंद हो गया, पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था और वो ब्लीडिंग 5वें दिन तक चला, तो फिर सवाल आता है कि उसके बाद जो ब्लीडिंग रुक जाता है, तो उस रुकने के दौरान हम लोग किस किस दौरान जो है हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो उसी को हम लोग समझते हैं। तो सभी जो है ध्यान से यहाँ पर इसको समझना, कि इसको समझने से पहले हम लोग 2 बातों का ध्यान रखते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु का जीवन काल। किस बात का ध्यान रखते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु का जो जीवन काल होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं शुक्राणु का जीवन काल, तो शुक्राणु का जीवन काल का यदि हम लोग बात करते हैं तो वो एवरेज होता है 4 से 5 दिनों का। कितने दिनों का, 4 से 5 दिनों का। जबकि यदि हम लोग अंडाणु का जीवन काल का बात करते हैं, इसका अंडाणु का यदि जीवन काल का बात करते हैं तो 24 से 48 घंटे का होता है। यानी हम लोग कह देते हैं कि लगभग जो है वो कितने दिनों का होता है बताओ, तो 2 दिनों का होता है। अब यहां पर देखो कि अंडोत्सर्ग 14वें दिन हुआ है। अंडोत्सर्ग कौन से दिन हुआ है बताओ, अंडोत्सर्ग 14वें दिन हुआ है। इसका मतलब है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु जो मुक्त हुआ है, जो कि अंडवाहिनी में गया है, वो अंडवाहिनी में कब तक जीवित रहेगा, तो 15वें दिन रहेगा, 16वें दिन रहेगा। अब हम बताएं कि अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो 24 से 48 घंटे का होता है एवरेज, लेकिन हो सकता है किसी में 52 घंटे का हो सकता है किसी में 60 घंटे का भी हो। तो हम लोग 15वां 16वां 2 दिन तो माने ही थे, हम लोग 17वां दिन भी मान लेते हैं। कौन से दिन मान लेते हैं बताओ, 17वां दिन भी मान लेते हैं।
तो 14, 15, 16, 17 इन इन अवधि के दौरान 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन, इन अवधि के दौरान जो है क्या होगा कि अंडाणु अंडवाहिनी में रहेगा। अंडाणु कहां रहेगा बताओ? अंडवाहिनी में रहेगा, जीवित रहेगा। और यदि इस दौरान वो महिला शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि सेक्स करती है, तो जब वो कपल्स जो आपस में जो संबंध बना रहे हैं, जब उस कपल्स में जो मेल पार्टनर जो होगा, पुरुष जो होगा, यदि अपने शुक्राणुओं को उस महिला के बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, उस महिला के बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इंसेमिनेट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो वो शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए वो अंडवाहिनी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अंडवाहिनी में पहुंचता है। और अंडवाहिनी में ढेर मात्रा में शुक्राणु पहुंचते हैं। उसमें से कोई एक शुक्राणु क्या करता है? उस अंडाणु को निषेचित कर देता है। उस अंडाणु को क्या करता है? निषेचित कर देता है। तो इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और उससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से वो भ्रूण बनता है और वो भ्रूण जाकर गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। तो यानी कि वो महिला के गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण हुआ, और भ्रूण का आरोपण होना ये महिला के गर्भवती होने का पहला संकेत माना जाता है। महिला के गर्भवती होने का ये पहला संकेत, पहला चरण होता है। तो इसका मतलब है कि क्या 14, 15, 16 और जो ये 17 दिन जो हम लोग अभी बात किए थे, क्या ये सुरक्षित पीरियड है? नहीं, ये असुरक्षित पीरियड है। यदि इस पीरियड के दौरान यदि महिलाएं संबंध बनाती है तो वो महिलाओं के गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। और गर्भवती होने की संभावना यदि बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कौन सा पीरियड कहते हैं? उसे हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं, उसे हम लोग असुरक्षित पीरियड कहते हैं। तो इसलिए 14 दिन, 15 दिन, 16 और 17वें दिन ये क्या है बताओ? ये असुरक्षित पीरियड है। ये क्या बताओ? असुरक्षित पीरियड है, असुरक्षित अवधि है। तो सवाल आता है कि क्या केवल 4 ही दिन असुरक्षित अवधि है? उसके पहले यदि मान के चलो कि महिला 14 तारीख को संबंध बनाई, तो 14 तारीख को जो है अंडोत्सर्गी हुआ, अंडाणु तुरंत में ताजा जो है अंडवाहिनी में गया है और शुक्राणु जाएगा तो निषेचित कर देगा। 15वें दिन भी निषेचित कर देगा, 16वें दिन भी कर देगा और ज्यादा से ज्यादा 17वें दिन तक निषेचित कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 17वें दिन तक निषेचित कर सकता है। 18वें दिन निषेचन करने की संभावना ना के बराबर होती है। यदि किसी महिला का मासिक चक्र का अवधि यदि 28 दिनों का है तो 18वें दिन निषेचन करने की संभावना नहीं होती है, अंडाणुओं के निषेचन होने की संभावना नहीं होती। इसका मतलब है कि 18वें दिन के बाद, 17वें दिन के बाद जो 18वां दिन जो है, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारा ये कैसा अवधि है? इसे हम लोग कह देंगे कैसा अवधि बताओ? तो इसको हम लोग कह देंगे 18वें दिन से लेकर हम लोग 28वें दिन तक, 18 दिन से लेकर हम लोग 28वें दिन तक हम लोग कैसा अवधि कह देंगे बताओ? इसे हम लोग सुरक्षित अवधि कह देंगे। सुरक्षित अवधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस दौरान महिला के गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती महिला के गर्भवती होने की संभावना? क्योंकि कारण है, इस दौरान महिला गर्भवती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि अंडाणु ज्यादा से ज्यादा अंडवाहिनी में 17वें दिन तक जीवित रह सकती है, क्योंकि 17वें दिन के बाद वो अंडाणु मर जाएगा। और यदि अंडाणु मर जाएगा तो उसके बाद 18वें दिन को यदि वो महिला संबंध बनाती भी है किसी पुरुष के साथ, तो शुक्राणु जब उसके अंडवाहिनी तक जाएगा तो वहां पर निषेचन करने के लिए जो है कोई अंडाणु वहां पर शेष नहीं रहता। उस अंडाणु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अंडाणु कोशिका जो होता है वो मर जाता है। इसलिए 18वें दिन से जो है 28वें दिन तक ये पीरियड कैसा माना जाता है? तो ये असुरक्षित अवधि माना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान महिलाएं यौन संबंध बना सकती है, शारीरिक संबंध बना सकती है, सेक्स कर सकती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान महिला के गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है। तो सुरक्षित अवधि हम लोग कितने दिनों का निकालें? 18वें दिन से लेकर कौन से दिन बताओ? 28वें दिन तक। 18वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये कैसा अवधि है बताओ? ये सुरक्षित अवधि है। फिर हम लोग बात करते हैं असुरक्षित अवधि। असुरक्षित अवधि हमारा कौन सा निकला था? 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन। 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन क्या निकला था? ये असुरक्षित पीरियड निकला था। अब सवाल आता है कि क्या ये 4 ही दिन असुरक्षित पीरियड है? अब यदि मान के चलो कि वो महिला किसी पुरुष के साथ 13वें दिन संबंध बनाती है,
कौन से दिन? 13वें दिन, जब अभी अंडोत्सर्ग हुआ भी नहीं, यानी कि उस महिला के अंडवाहिनी में अंडाणु अभी नहीं गया है, और उस दौरान यदि महिला यौन संबंध बनाती है तो सवाल आता है क्या वो महिला गर्भवती नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि यदि वो महिला पुरुष के साथ 13वें दिन संबंध बना रही है तो शुक्राणु जो उसके अंडवाहिनी में जाकर रहेगा वो जीवित कितने दिनों तक रहेगा? अरे वो 4 से 5 दिनों तक जीवित रहेगा। वो कितने दिनों तक? 4 से 5 दिनों तक जीवित रहेगा। तो चाहे वो 13वां दिन हो, चाहे वो 12वां दिन हो, चाहे वो 11वां दिन हो, चाहे वो 10वां दिन हो, यानी कि 10, 11, 12, 13 और 14, इनमें से किसी भी दिन यदि वो संबंध बनाती है, इनमें से किसी भी दिन यदि वो महिला पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना होती है। क्योंकि मान लो कि वो 10वें दिन जो है संबंध बनाती किसी पुरुष के साथ, यदि वो 10वें दिन किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके शरीर में शुक्राणु जाएगा, और वो शुक्राणु अंडवाहिनी में जाएगा, गर्भाशय से होते हुए वो अंडवाहिनी में जाएगा, और अंडवाहिनी में जाएगा तो शुक्राणु अंडवाहिनी में वो कब तक जीवित रहेगा? अरे 4 से 5 दिनों तक जीवित रहेगा, यानी कि 10वें दिन भी जीवित रहेगा जिस दिन जाएगा, फिर 11वें दिन भी रहेगा, 12वें दिन भी रहेगा, 13वें दिन भी रहेगा, 14वें दिन भी रहेगा, क्योंकि 4 से 5 दिनों तक जो शुक्राणु जीवित रहेगा। तो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन और 14वें दिन, 5 दिन, 1, 2, 3, 4, 5 दिनों तक जीवित रह सकता है कि नहीं वो शुक्राणु? अरे कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? 5 दिनों तक वो शुक्राणु जीवित रह सकता है। तो यदि वो महिला 10वें दिन से लेकर 14वें दिन तक किसी भी दिन यदि वो यौन संबंध बनाती है तो उस दौरान उसके शरीर में शुक्राणु जीवित रहेगा। उस दिन उसके शरीर में शुक्राणु, महिला के शरीर में शुक्राणु जीवित रहेगा, और 14वें दिन जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा, अंडाणु बाहर निकलेगा, अंडवाहिनी में टेम्पुला वाले या तुमुका वाले भाग में जाएगा तो शुक्राणु वहां पहले से मौजूद होगा, तो उस अंडाणु को शुक्राणु संलयित कर देगा, निषेचित कर देगा, और इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, और फिर वो भ्रूण जाके गर्भाशय में आरोपित हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो महिला गर्भ धारण कर लेगी, गर्भवती हो जाएगी। तो पहले जो हमारा मासिक चक्र का जो वो सुरक्षित अवधि निकला था वो 14, 15, 16, 17 निकला था। अब कौन सा निकला? तो 10, 11, 12, 13 भी निकला। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10वें दिन से लेकर, कौन से दिन से लेकर बताओ? तो 10वें दिन से लेकर कौन से दिन तक? तो 17वें दिन तक। 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक के इस अवधि को हम लोग कौन सा अवधि मानते हैं बताओ? इसे हम लोग असुरक्षित अवधि मानते हैं। सुरक्षित अवधि मानते हैं। कौन से दिन तक बताओ? तो बोलोगे 10वें दिन से लेकर 17वें दिन। अरे 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? असुरक्षित अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? असुरक्षित अवधि कहते हैं। और असुरक्षित अवधि का मतलब क्या है कि इस दौरान यदि कोई महिला यौन संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है या सेक्स करती है, तो इस दौरान उस महिला के गर्भवती होने की संभावना होती है। और यदि गर्भवती होने की संभावना होती है तो इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? असुरक्षित अवधि कहते हैं। यानी कि ये हमारा कौन सा पीरियड होता है बताओ? तो ये हमारा फर्टाइल पीरियड होता है। ये हमारा कैसा पीरियड होता है? ये फर्टाइल पीरियड होता है। जबकि असुरक्षित अवधि जो 18 से लेकर 28वें दिन तक होता है, ये कैसा पीरियड होता है? ये इनफर्टाइल पीरियड होता है। इनफर्टाइल पीरियड का मतलब क्या है कि इस दौरान महिलाएं यौन संबंध बना सकती है, जिसे सुरक्षित माना जाता है, और इस दौरान महिलाएं यौन संबंध नहीं बना सकती है क्योंकि इसे असुरक्षित माना जाता है ना। फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होने का संभावना अधिक होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9वें दिन का, कि क्या ये 9वें दिन अब ये क्या है? क्योंकि असुरक्षित अवधि 10वें दिन से लेकर 17वें दिन निकला है, तो उससे पहले का अवधि ये क्या होगा? उससे पहले का जो ये अवधि है 6ठे दिन से लेकर 9वें दिन तक, 6ठे दिन से लेकर ये 9वें दिन तक का जो ये अवधि होता है, ये हम लोग इसे हम लोग कैसा अवधि कहेंगे? इसे अभी हम लोग सुरक्षित अवधि कहेंगे। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे बताओ? सुरक्षित अवधि कहेंगे, यानी कि इनफर्टाइल पीरियड कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? इनफर्टाइल पीरियड कहेंगे और सुरक्षित अवधि कहेंगे। कौन से दिन से लेकर कौन से दिन तक? तो 6ठे दिन से लेकर कौन से दिन? 9वें दिन तक। 6ठवें दिन से लेकर
90वें दिन तक की इस अवधि को भी हम लोग क्या कहेंगे बताओ, सुरक्षित अवधि कहेंगे। इसका मतलब कि इस दौरान भी जो सेक्स करना होता है वो सुरक्षित माना जाता है। इस दौरान भी सेक्स करना जो है सुरक्षित माना जाता है, जबकि इस दौरान सेक्स करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। किस दौरान? तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन, और उससे पहले 9वें दिन से लेकर 6वें दिन तक ये सुरक्षित अवधि है, और इधर 18वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये क्या है, ये भी सुरक्षित अवधि है। तो सुरक्षित अवधि कौन से दिन निकला? तो 6 दिन से 9वें दिन तक और 18वें दिन से लेकर 28वें दिन तक ये क्या निकला बताओ, इस सुरक्षित अवधि निकाला। यानी कि इस दौरान जो है दंपति, कोई कपल्स जो है सुरक्षित संबंध बना सकते हैं, है ना। और इस सुरक्षित अवधि के दौरान जो संबंध बनाएंगे, इस दौरान महिलाओं के उस महिला की गर्भवती होने की संभावना नहीं होती है ना, गर्भवती होने की संभावना नहीं होती। तो जैसे ही ब्लीडिंग समाप्त हुआ तो उस दौरान आप कितने दिनों तक संबंध बना सकते हैं? तो 4 दिनों तक संबंध बना सकते हैं, 6, 7, 8, 9। उसके बाद 4 दिनों के बाद क्या होना है, संबंध बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, कितने दिनों से कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक इंतजार करना होगा। फिर उसके बाद आप 18वें दिन से जो है 28वें दिन तक क्या बना सकते हैं, यौन संबंध बना सकते हैं। ये भी सुरक्षित अवधि माना जाता है। लेकिन यदि आपका मन हुआ कि आप इस दौरान भी यौन संबंध बनाएं, किस अवधि के दौरान? तो असुरक्षित अवधि के दौरान भी आप यौन संबंध बनाएं। यानी कि 10वें दिन से लेकर आप यदि 17वें दिन तक भी यौन संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना होगा, कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब कई प्रकार की गर्भ निरोधक होती है, जिसमें से अक्सर जो लोग इस्तेमाल में करते हैं वो कौन सा? कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम होता है, या फिर हम लोग सर्वाइकल ग्रीवा टोपी, डायफ्राम वॉल्ट नामक ये होते हैं, जो कि महिलाएं अपने योनि मार्ग में जो है, अपने गर्भाशय योनि मार्ग के अंदर जो गर्भाशय ग्रीवा होता है उसमें फिट कर लेती है, और इस दौरान भी जो है महिलाएं यौन संबंध बना सकती है। लेकिन उसके लिए उसे गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो गर्भ निरोधक कॉन्डोम हो, चाहे वो कोई वोल्ट हो, कोई डायफ्राम हो, चाहे वो सर्वाइकल कैप हो, चाहे वो कॉपर टी हो, कॉपर 7 हो, मल्टीलोड 375 हो, है ना, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, कोई दवाई हो, है ना, जिसको सहेली मिलता है, माला डी, माला एन। तो कई प्रकार की जो है गर्भ निरोधक की जो है विधियां होती है, जिसको आप अपना कर इस दौरान भी आप यौन संबंध बना सकते हैं। कौन से दिन? तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक। तो आई होप कि आप सभी को सुरक्षित एवं असुरक्षित अवधि के बारे में क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ये तो हम 28 दिनों का निकाले, आप 29 दिनों का भी निकाल सकते हैं, आप 30 दिनों का भी निकाल सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान में रखना है कि जितने दिनों का भी आप निकालिएगा उसमें आप अंडोत्सर्ग की जो अवधि निकालिएगा उसमें से हमेशा -14 कीजिएगा। तो उस दिन ऐसे मान के चलिए ये मासिक चक्र का अवधि 28 दिनों का नहीं होता, वो 30 दिनों का होता। ये 28 दिनों का ना होकर वो कितने दिनों का होता? यदि वो 30 दिनों का होता तो अंडोत्सर्ग की जो अवधि निकलती वो 30 में हम लोग -14 कर देंगे तो 16वें दिन होगा। अरे अंडोत्सर्ग कौन से दिन होगा? 16वें दिन होगा। तो 16वें दिन यदि अंडोत्सर्ग होगा तो 16वां, 17वां, 18वां और 19वां ये 4 दिन फिर क्या हो जाएगा? और सुरक्षित अवधि हो जाएगा। और उसके पहले भी 4 दिन हम लोग जोड़ लेंगे, 15, 14, 13, 12। तो 12 से लेकर 19वें दिन तक हमारा क्या हो जाएगा? और सुरक्षित अवधि हो जाएगा। फिर उससे पहले और उसके बाद का अवधि हमारा सुरक्षित अवधि माना जाएगा। तो यदि किसी को भी कोई तरह का कंफ्यूजन हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको हम निकाल के दें, नहीं निकालना चाहते हैं कि आप मेरा मासिक चक्र का अवधि इतना है, तो आप मेरा बताइए कि सुरक्षित और असुरक्षित अवधि क्या है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। वो हम आपको कमेंट में जो है कैलकुलेट करके हम आपको निकाल देंगे, ताकि आप सुरक्षित संबंध बनाएं, ताकि आपको गर्भवती होने की संभावना उस अवधि के दौरान ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, कंटेंट में मजा आया होगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके साथी हैं ये किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये केवल बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी है, जो बायोलॉजी से लेना देना नहीं है, लेकिन उनके जीवन में तो ये मासिक चक्र लेना देना है ना। तो इसलिए आप सभी इन वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं, सभी के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के काम के आने वाले वीडियो है। तो मिलते हैं आगे
इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में कंटेंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।